नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू पटना से होती है और बात 20वीं शताब्दी की है। पटना में एक नेताजी थे। पढ़ाई इंजीनियरिंग की थी। 2 बार इलेक्शन भी लड़े थे। उनके कुछ कलीग्स जनता पार्टी की लहर में जीत भी गए थे, लेकिन ये नेताजी दोनों इलेक्शन हार गए थे। इससे टीस खाए नेताजी बंद कमरे में टेबल पीट कर कह रहे थे कि बाई हुक और बाई क्रुक ना केवल बिहार की सत्ता हासिल करूंगा, बल्कि उसे अपने ढंग से चलाऊंगा भी। ये मैं जिन नेता के बारे में बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, बिहार के 8वीं बार बने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बात शुरू होती है 1990 के दशक से। राज्य की राजनीति में नए फेमस हुए नीतीश कुमार ने जेडी के वरिष्ठ नेता एवं अपने दोस्त लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में बहुत मदद की थी। लालू और नीतीश के बीच पहला विवाद 1992 में देखने को मिलता है। जगह थी नई दिल्ली का बिहार भवन। नीतीश कुमार उस समय बीपी सरकार के मंत्री थे। मध्य बिहार में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर लालू यादव से मिलने बिहार भवन पहुंचे, लेकिन लालू यादव के तेवर देख नीतीश कुमार वहां से निकल तो गए थे, लेकिन मन में एक टीस जरूर पैदा हो गई थी। और इसी साल औपचारिक रूप से नीतीश कुमार ने जेडी से अलग होने का फैसला कर लिया था। नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में मांग करने वाले मूल याचिकाकर्ताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके थे। उन्होंने बिहार में जंगल राज और लालू हटाओ बिहार बचाओ जैसे नारों को बिहार की सरजमी पर गढ़ा था। 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी की स्थापना भी कर ली थी और 1995 में हुए चुनाव में 310 सीटों में महज 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। फिर से लालू यादव की गठबंधन की सरकार बन जाती है और चारा घोटाले में लालू का नाम आता है, और जिस कारण वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। और लालू यादव ने एक नई पार्टी की स्थापना की थी, उसका नाम रखा था राष्ट्रीय जनता दल। अब बात आती है 1998 और 1999 की। तो नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों पर कार्यभार संभाला और सबसे महत्वपूर्ण जो पद उनके पास रहा वो था रेल मंत्रालय का। वो रेल मंत्री भी रहे थे। इन सब के बीच जो जॉर्ज फर्नांडिस थे उनका बहुत बड़ा हाथ रहता था। अब सन 2000 आता है, विधानसभा के चुनाव होते हैं। प्रिडिक्ट ये किया जाता है कि केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है और राज्य में लालू यादव पर अपार इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो शायद इस बार विपक्ष को मौका मिले, लेकिन जब पेटी खुलती है तो जनादेश खंडित होता है। गवर्नर सभी पार्टियों को कॉल देते हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तो पहली कॉल जो है वो नीतीश कुमार को मिली और उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। लेकिन नीतीश कुमार जी बहुमत जुटाने में असफल रहते हैं। उधर लालू यादव सभी पार्टियों को एक साथ ला करके राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री बना देते हैं। नीतीश कुमार को फिर से अटल बिहारी वाजपेयी ने केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया था। 2005 की शुरुआत होती है। 2005 की शुरुआत में बिहार के विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलता है। राम विलास पासवान 30 विधायकों के साथ किंग मेकर बनने की कोशिश में थे, लेकिन शर्त ये थी कि मुस्लिम कैंडिडेट को अगर सीएम बनाया जाएगा तो मैं समर्थन दूंगा, पर लालू यादव राजी नहीं थे। उधर बीजेपी और जेडीयू ने रामविलास पासवान के विधायकों से संपर्क बना लिया था, लेकिन गवर्नर अब बदल चुके थे। अब गवर्नर कौन थे? अब गवर्नर थे कांग्रेस के गद्दावर नेता झूठा सिंह। उनको जैसे ही सरकार बनने की भनक लगती है, जैसे ही उनको पता लगता है कि बीजेपी ने नंबर जुटा लिए हैं, वो विधानसभा को भंग करने की संतुति कर देते हैं। अब बिहार में राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। 2005 के उत्तरार्ध में
जब दूसरा इलेक्शन होता है तो इस बार सीएम कैंडिडेट का नाम ऐलान करने पर सहमति बन जाती है। नाम किसको ऐलान करना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी को सीएम कैंडिडेट का नाम ऐलान करना है। यहाँ पे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आता है कि जब भागलपुर की रैली थी तो अटल बिहारी वाजपेयी से कहा गया कि आपको सीएम कैंडिडेट के नाम के तौर पर नीतीश कुमार का नाम ऐलान करना है। लेकिन भागलपुर की रैली में अटल बिहारी वाजपेयी नीतीश का नाम लेना भूल जाते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की उम्र भी हो चुकी थी और याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर। उनको असिस्ट करने के लिए अश्विनी वैष्णव थे। उन्होंने पर्चे में नाम लिखकर नीतीश कुमार का दिया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि भूल गए थे तो अरुण जेटली को बाद में नीतीश कुमार का नाम का ऐलान करना पड़ा था। इसी समय जेडीयू और बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका मिलता है। अब नए बिहार को बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सरकार काफ़ी सफल रहती है और 2005 से 2010 का समय बहुत ही अच्छे से व्यतीत होता है। जब 2010 का चुनाव आता है तो लालू यादव की पार्टी अपने खात्मे की ओर बढ़ चलती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच पहली टकराव 2009 में देखने को मिलती है। दरअसल ऐसा होता है कि 2009 में लुधियाना में रैली थी। भाजपा के नेता और एनडीए के सारे घटक उस रैली में मौजूद थे और मौजूद थे गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। गुजरात के दंगों के बाद नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते थे। अरुण जेटली के काफ़ी मनाने के बाद नीतीश कुमार रैली में शामिल होने पर राजी होते हैं। नीतीश गुट के अनुसार नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के साथ पास आते हैं और नीतीश कुमार का हाथ पकड़ लेते हैं और इस प्रकार कुछ उनको उठा देते हैं। इससे नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि उनके रेल मंत्री रहते टाइम ही गोधरा का कांड हुआ था। साल 2010 में बिहार में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होती है। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं और बिहार में बाढ़ को लेकर के 5 करोड़ रुपए का चेक नीतीश कुमार जी को सौंपते हैं और नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ न्यूज़पेपर में इश्तेहार छाप दिया जाता है। इससे नीतीश कुमार जी का दूसरी बार पारा चढ़ता है और इस राशि को वापस करते हुए नीतीश कुमार जी इसको बिहार के अपमान से जोड़ देते हैं। अब साल आता है 2013 का। नरेंद्र मोदी जी पीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार बनाए जाते हैं और इससे नीतीश कुमार जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। वो बीजेपी से सारे रिश्ते नाते तोड़कर लालू यादव के साथ गठबंधन कर लेते हैं। 2015 में फिर नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाकर खुद सीएम बन जाते हैं। 2017 में भ्रष्टाचार और आत्मा की आवाज़ की दुहाई देकर के नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी में आ जाते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब बात आती है अभी 2022 की। फिर से नीतीश कुमार को बीजेपी में कुछ खटास दिखी। नीतीश कुमार जी के कुछ आत्मा की आवाज़ आई और उन्होंने बीजेपी को छोड़कर उसी आरजेडी के साथ आ गए जहां से उनके भ्रष्टाचार की बू आती थी, आत्मा की आवाज़ें आती थीं। हालांकि इस बार उन्होंने बीजेपी पर कई इल्ज़ाम लगाए हैं और विपक्ष की नई राजनीति को शुरू करने का वादा भी किया है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार जी उस विपक्ष को कितना एकजुट कर पाते हैं और किन किन मुद्दों पर अपनी राजनीति को शुरू करते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी विपक्ष को अगर एकजुट कर पाते हैं और विपक्ष को सशक्त एवं संगठित करने में सफल रहते हैं तो ये देश के संविधान एवं देश की जनता के लिए बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। जो एक रियल डेमोक्रेटिक इंडिया का सपना था वो साकार हो सकता है, क्योंकि देश को एक ससंगठित
विपक्ष की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।